की रिपोर्ट फाइंडिंग्स के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। एसआईटी के रिपोर्ट के बाद 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। वो 8 आरोपी कौन है, एक एक का नाम पता लेकर आया हूं और वो समझिए और पढ़िए और देखिए कैसे रामलला के साथ इन्होंने दगा किया है। आरोपी नंबर 1, चेहरा देखिए, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू। जिम्मेदारी दान पात्रों की देखरेख, उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाना। आरोप दान पात्र से करोड़ों का रुपया गबन किया। अयोध्या आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाई। सोचिए, साइकिल की जिसकी हैसियत नहीं थी, संपत्तियों का अंबार लग गया। आरोपी नंबर 2, अनुकल्प मिश्रा। जिम्मेदारी गणना कक्ष में रुपयों की गिनती में शामिल रहता था। आरोप मंदिर के गणना कक्ष से चढ़ावे की चोरी करके रुपए बाथरूम में छिपाया, लाखों की संपत्ति बनाई। जरा शक्ल इसकी भी देख लीजिएगा। आरोपी नंबर 2 है, ये दोषी है रामलला के। आरोपी नंबर 3, लवकुश मिश्रा। जिम्मेदारी चढ़ावे नकदी की काउंटिंग स्टाफ का ये सदस्य था। चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्तियां बनाई। घर से 12 लाख रुपए बरामद हुए साहब के। सोचिए, 1000 की हैसियत नहीं और लाखों में खेल रहा है कोई। आरोपी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव बुजुर्ग हैं। जिम्मेदारी कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी थे, स्टाफ को संभालने का जिम्मा था। आरोप निगरानी में लापरवाही बरती, दान में आए रुपयों की चोरी में ये साहब भी शामिल थे। अगला आरोपी आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। किस किस ने चुराया चंदा, किस किस ने रामद्रोह किया, वो दिखा रहा हूं। आरोपी नंबर 5, करुणेश पांडे। जिम्मेदारी दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना। आरोप दान में आए रुपयों को चोरी करता था। अयोध्या के आसपास संपत्तियां इन साहब ने भी खरीदी हैं। तो देखिए, श्रद्धालुओं से के पैसे से कैसे ऐश हो रही है। आरोपी नंबर 6, तस्वीर बहुत ढूंढी हमने, हमें मिली नहीं। मनीष यादव। जिम्मेदारी दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करता था। आरोप मंदिर के चढ़ावे की चोरी। घर से 36 लाख साहब के मिले हैं। ये 36 लाख किसके थे? श्रद्धालुओं के थे, मंदिर के चढ़ावे का पैसा था। आरोपी नंबर 7 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं मैं, अविनाश शुक्ला इनका नाम है। जिम्मेदारी क्या थी? दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना। आरोप दान में आए रुपए चोरी करता था। अयोध्या के आसपास इन्होंने भी साहब ने संपत्तियां खूब खरीदी हैं। चढ़ावे के पैसे से जिंदगी रोशन कर रहे थे ये आरोपी। आरोपी नंबर 8, आखिरी आरोपी जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, रमाशंकर मिश्रा। जिम्मेदारी दान पात्रों को गणना कक्ष तक लेकर आना, उनकी निगरानी करना। आरोप आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपए में हेराफेरी करता था यह शख्स भी। तो दर्शकों, 8 लोगों की लिस्ट मैंने दिखाई, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आज पेशी भी हुई है। एसआईटी ने कुछ और लोगों के नाम का जिक्र किया है, आगे वो नाम बताऊंगा। वो बड़े चेहरे, वो बड़ी मछलियां कौन है जिनको अभी तैरने दिया जा रहा है, लेकिन जल्दी वो कानून के जाल में होंगे। चलिए, इस्तीफा देने वाले चंपत राय साहब कौन है, जरा इनके बारे में जान लीजिए। जो कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा दिया है, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। चंपत राय साहब 1991 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर इन्हें अयोध्या भेजा गया था। ये अयोध्या आए। उसके बाद 1996 में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री के तौर पर इनको जिम्मेदारी दी गई। अगला इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर, इन्फो नंबर 3, 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री का पद इन्हें दिया गया। राम मंदिर के सबसे अहम चेहरे हैं, महासचिव हैं ट्रस्ट के। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बिजनौर के नगीना कस्बे के सराय मीर मोहल्ले के रहने वाले हैं। इस्तीफा देने वाले चंपत राय कौन है, उनकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं दर्शकों। इन्फो नंबर 5, पिता रामेश्वर जीवन के शुरुआती दिनों से ही आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर थे, सदस्य थे। इन्फो नंबर 6, धामपुर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने काम किया चंपत राय साहब ने। उसके बाद साल आता है 1975। 1975 में आपातकाल के दौरान 18 महीने इन्होंने जेल में काटे, संघर्ष किया। और इन्फो नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, जेल से छूटने के बाद, जब जेल से छूटे उसके बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया और संघ के प्रचारक बन गए। ये इनके जीवन का सार है। आपको मैं बता दूं, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, सबसे पावरफुल पद इनका था और इनकी निगरानी में राम मंदिर का सारा काम होना था। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। गोपाल राव साहब को जान लीजिए, जिन्हों कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इस्तीफा दिया, लेकिन उनसे जुड़ा एक बयान मेरे पास है, मैं आपको सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में इस ग्राफिक्स के बाद। इन्फो नंबर 1, 2022 में मंदिर निर्माण में मदद के लिए बाकायदा गोपाल राव साहब अयोध्या पहुंचे। जी हां, ये इनका सारा। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, राम मंदिर ट्रस्ट में गोपाल राव एक इनवाइटेड आमंत्रित सदस्य के तौर पर इन्हें वहां रखा गया था। आरएसएस से ताल्लुक है, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, प्रचारक के तौर पर काम किया। अभी मंदिर में निर्माण प्रभारी हैं, ट्रस्ट की ओर से इन्हें गाड़ी दी गई है, यानी ट्रस्ट पूरा ख्याल रखता है अपने ट्रस्ट मेंबर्स का। इन्फो नंबर 5 इज ऑन स्क्रीन दर्शकों। इन्फो नंबर 5 आपको बताने जा रहा हूं, मंदिर के लिए जमीनों का अधिग्रहण, निर्माण काम की देखरेख का सबसे अहम जिम्मा, यानी जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है
उसमें बहुत अहम जिम्मेदारी इनकी थी, अधिग्रहण, जमीन खरीदना, जमीनें बेचना। लेकिन गोपाल राव साहब की एक प्रतिक्रिया ये दर्शकों, पहले वो सुनिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, इस्तीफा के बारे में जो बार बार वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। क्या करें, इतने पीछे पड़े हैं। तो गोपाल राव साहब की मुस्कुराहट आपने देख ली, चेहरा देख लिया, पहचान लिया, यही है गोपाल राव साहब। बड़ी जिम्मेदारी थी। आगे बढ़ते दर्शकों, एसआईटी की बड़ी पड़ताल हुई है, इन पहलुओं पर जांच हुई है, उन पहलुओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। एसआईटी ने जो 6 दिनों तक जांच पड़ताल की, वो किन पहलुओं पर की, उनके फैक्ट फाइंडिंग्स का तरीका क्या था, वो सारे फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं दर्शकों स्क्रीन पर। समझिए एसआईटी का फैक्ट नंबर 1, चढ़ावे की नकद राशि के रिकॉर्ड एसआईटी की टीम ने खंगाले। किस किस चीज पर इन्वेस्टिगेशन हुई वो मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद फैक्ट नंबर 2 क्या है, चढ़ावे की नकदी की राशि के बाद दान में मिले सोना, चांदी, आभूषणों का हिसाब किताब रखा गया। जब टीम पहुंची तो पूरा हिसाब किताब वहां बनाया गया, कैश का भी और आभूषणों का, चांदी, सोने, हीरे, पन्ने का। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े जो दस्तावेज थे, यानी जो जमीनें खरीदी गई, जिनका अधिग्रहण किया गया, उनकी डिटेलिंग, उनका कितने पे खरीदे गई, कितने की नोटरी बनी, कितने का हलफनामा बना, कितने का उसके जो पेपर्स बने, वो सारे स्टैम्प कितने की थी ड्यूटी, वो सब चेक की गई। फैक्ट नंबर 4, कुछ कथित संदिग्ध लेन देन के बारे में पता चला, जो कच्चा लेन देन था उसके बारे में भी एसआईटी को जानकारी मिली। फैक्ट नंबर 5 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एसआईटी ने जांच पड़ताल कैसे की, संबंधित लोगों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य वहां पर जमा किए गए और उसके बाद आगे का ये पूरा मामला बढ़ता है। जी हां, एसआईटी की जांच में क्या हुआ, 6 दिनों की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 6 दिनों में क्या कुछ हुआ। आपकी स्क्रीन पर दर्शकों वो ग्राफिक्स आने जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि 6 दिनों की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें एसआईटी ने क्या क्या किया। जी हां, देखिए आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट पॉइंट ऑफ 1, सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई। एसआईटी ने 6 दिन तक अपनी इन्वेस्टिगेशन की, एक रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट राज्य सरकार को यानी योगी आदित्यनाथ साहब के दफ्तर को सौंपी गई। रिपोर्ट नंबर 2 जो पॉइंटर्स थे, रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, जिनके नाम शुरू में मैंने दर्शकों आपको बताए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट पॉइंटर नंबर 3 इज ऑन स्क्रीन। क्या क्या हुआ, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर, सभी नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए, एफआईआर दर्ज हुई, फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में इनकी पेशी भी हुई थी। जी हां, पॉइंटर नंबर 4, चढ़ावा, आभूषण और रिकॉर्ड्स की पूरी जांच की गई। रिपोर्ट पॉइंटर नंबर 4, चढ़ावा, आभूषण और रिकॉर्ड की पूरी जांच की गई दर्शकों कि आखिरकार ये सब मामला गया कहां और मामला आया कहां से था। जी हां, रिपोर्ट पॉइंटर नंबर 5 आपके लिए आने जा रहा है स्क्रीन पर। बीएनएस की गंभीर धाराओं में इन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जी हां, मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और पेशी भी हुई। अब इनसे राज उगलवाए जाएंगे। रिपोर्ट पॉइंटर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका पर राजनीतिक विवाद जब शुरू हुआ तो एसआईटी ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। रिपोर्ट पॉइंटर नंबर 7, पूरी एसआईटी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है और कब पब्लिक की जाएगी उसका हमें भी इंतजार है, ताकि हम भी जाने, हमारे दर्शक भी जाने कि आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या था। चलिए, चंपत राय साहब को लेकर बहुत सवाल हैं हर किसी के मन में, लेकिन चंपत राय साहब की स्थिति क्या है रिपोर्ट के हिसाब से जरा वो भी बता देता हूं। फिर एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा दर्शकों, उनके साथ चर्चा हम जरूर करेंगे। बहुत गंभीर विषय है, यह आस्था सनातन का सवाल नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला भी है। एफआईआर में चंपत राय साहब का नाम ना ही शामिल किया गया। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, चंपत राय ने इस्तीफा तो दिया लेकिन एफआईआर में उनका नाम नहीं। इन्फो नंबर 2, विपक्ष वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि छोटी मछलियों पर हाथ डालने से क्या होगा, जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्फो नंबर 3, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं की गई है, सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इन्फो नंबर 4, कुछ और लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये सूत्र बता रहे हैं मेरे कि कुछ और लोगों पर अब तलवार लटक रही है एफआईआर की, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो सकती है दर्शकों। लेकिन इससे पहले कि विश्लेषण पहुंचे, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले 1 घंटे लगातार दर्शकों इस पर हम चर्चा करेंगे। गंभीर विषय है, देश जानना चाहता है कि आखिरकार प्रभु श्री राम लला के चढ़ावे के पैसे किसने चुराए। कुछ पैसे बरामद हुए हैं, कुछ पैसे अभी भी ढूंढे तलाशे जा रहे हैं। जमीनें खरीदी गई, महंगी महंगी गाड़ियां आई, उनका हिसाब देना पड़ेगा। स्वागत कीजिए मेरे साथ रामकुमार पाल साहब, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी महाराज कुछ वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विजय राठी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं,